हेलो फ्रेंड्स। हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर के काफ़ी मेल पेशेंट्स में सेक्सुअल डिसफंक्शन यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, यानी उनका सेक्सुअल एक्टिविटी करने के दौरान प्रॉपर इरेक्शन नहीं हो पाता है या प्रॉपर सेक्सुअल स्टैमिना नहीं रह पाता है। आज इसके कारणों पर और कुछ इम्पोर्टेंट इसके लिए जो टिप्स है उस पर बात करेंगे। ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। हेजिटेशन की वजह से लोग कई बार डिस्कस नहीं कर पाते, इसके कारणों को नहीं समझ पाते हैं, जिसकी वजह से कई बार साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम और डिप्रेशन में चले जाते हैं। आज इस सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। हार्ट फेलियर बेसिकली एक कंडीशन है जिसमें पूरे शरीर का ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। पूरे शरीर में जो सभी अंगों को मिलने वाला ब्लड है वो कम हो जाता है। जब आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स में भी ब्लड सप्लाई कम हो जाता है तो कई बार जो इरेक्शन का जो प्रोसेस है जो कि ब्लड डिपेंडेंट होता है वो कम हो जाता है। नॉर्मली मेल पेशेंट में या मेल व्यक्ति में जो इरेक्शन होता है सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान वो इसलिए होता है क्योंकि पेनिस के अंदर बहुत सारा ब्लड भर जाता है और ये ब्लड की वजह से नसें फूल जाती है और जिसकी वजह से इरेक्शन होता है। लेकिन हार्ट फेलियर की वजह से ओवरऑल जब पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाती है तो वहाँ पे जो ब्लड भरने का प्रोसेस है, जो नलियों के अंदर का प्रेशर है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर इरेक्शन नहीं हो पाता है। और जितना सीवियर हार्ट फेलियर होगा उतना ये ज़्यादा होने के चांसेस है। हर व्यक्ति को होगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ। ऐसा नहीं समझना है कि हर व्यक्ति जिसको हार्ट फेलियर है और पंप फंक्शन कम है सबको सेक्सुअल डिसफंक्शन हो जाएगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। और ऐसा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि हर व्यक्ति को थोड़ा ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से जो अंदर रिजिडिटी मेंटेन होनी है, अंदर जो ब्लड भर जाने की वजह से हार्डनेस जो आती है वो कम हो जाता है। इसके अलावा कई बार हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में कुछ मेडिसिन जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स, पेशाब बढ़ाने वाली दवा और कुछ ब्लड प्रेशर कम करने वाली दवाओं के साइड इफेक्ट से भी लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है और सेक्सुअल एक्टिविटी करने की इच्छा, जिसे लिबिडो बोलते हैं, वो भी कम हो जाता है। इसके अलावा वैसे भी हार्ट फेलियर में थोड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। आदमी एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन में चला जाता है और ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा केसेस में सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है जिसकी वजह से पेशेंट्स में सेक्सुअल एक्टिविटी करने की इच्छा ही खत्म हो जाती है और करता भी है तो भी उनको इरेक्शन नहीं मेंटेन हो पाता क्योंकि ये सारे ब्रेन के लेवल पे जो सेक्स हार्मोन्स डेवलप करने का प्रोसेस है, जो ब्लड फ्लो बढ़ाने का प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें जो अराउजल का प्रोसेस है वो नहीं हो पाता क्योंकि आपका मन ही बहुत ज़्यादा उदास रहता है। हार्ट फेलियर के विचार में आप इतना ज़्यादा परेशान रहते हैं कि आप ये सारी चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाते, इंटरेस्ट नहीं ले पाते, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर अराउजल नहीं हो पाता और आपका प्रॉपर एक्टिविटी नहीं हो पाती और वो बाद में और ज़्यादा डिप्रेशन करता है। एक तो आप वैसे ही हार्ट फेलियर की वजह से डिप्रेशन में होते हो और सेक्सुअल एक्टिविटी प्रॉपर नहीं कर पाने की वजह से डिप्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा सुस्ती लगना, कमज़ोरी लगना और बहुत ज़्यादा बेचैनी होना, ये भी हार्ट फेलियर में होता है। इसकी वजह से भी उनका सेक्सुअल एक्टिविटी करने का डिज़ायर या इच्छा, लिबिडो खत्म हो जाता है क्योंकि हार्ट फेलियर में वैसे भी पूरे शरीर में ब्लड कम पहुंच रहा है तो आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील करोगे, बहुत ज़्यादा सुस्त फील करोगे। जो पूरी बॉडी का मूवमेंट है या जो पूरी बॉडी में जो ताकत आनी चाहिए वो भी कंपैरेटिवली कम महसूस होती है, जिसकी वजह से कुछ करने की इच्छा नहीं होती और ओवरऑल भी आपका स्टैमिना कम हो जाता है। तो सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान बहुत सारी एक्टिविटी या पोजीशन में आपके लिए रिस्ट्रिक्शन हो जाता है क्योंकि आप थोड़ा बहुत भी अगर एक्सर्ट करते हो या थोड़ा बहुत भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो कई बार सांस फूलने लगती है। ओवरऑल आपका स्टैमिना ही इतना कम हो जाता है कि आप कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर पाते हो और ऑब्वियसली किसी भी तरह का अग्रेसिव सेक्सुअल एक्टिविटी जो होता है उसमें स्टैमिना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है क्योंकि आप कुछ भी चीज़ करने के लिए या लंबे समय तक कुछ भी एक्टिविटी करने के लिए आपको एटलीस्ट बीच में ऐसा नहीं चाहिए कि बार बार आपको रुकना पड़ रहा है और सांस फूल रही है। अदरवाइज अगर आपको सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान बार बार अगर सांस फूलेगी तो कोई भी काम करने में आपको बार बार हेजिटेशन होगी और एक बार अगर ऐसा हुआ कि आपका इस तरह का काम करने के बाद बहुत ज़्यादा सांस अगर फूलती है तो अगली बार आप वापस से वो करना ही नहीं चाहेंगे क्योंकि मन घबराने लगेगा। आपको बार बार वो घबराहट भी मन में बैठ जाएगी, अब मैं कुछ करने जाऊँगा तो मेरा हार्ट फेलियर हो जाएगा या लंग्स में पानी भर जाएगा। तो वो घबराहट भी तीसरा फैक्टर बनती है, यानी कि एक तो वैसे ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ था, दवाओं के साइड इफेक्ट से हो सकता है और ये घबराहट या फियर फैक्टर या साइकोलॉजिकल फैक्टर जो बैठ जाते हैं, ये सब की वजह से भी आपका कुछ भी एक्टिविटी करने की इच्छा ही नहीं होती और इन सब की वजह से आपका ओवरऑल इरेक्टाइल डिसफंक्शन ज़्यादा हार्ट फेलियर पेशेंट में देखने को मिलता है। अब इसको कम करने के लिए या इस चीज़ से कोप करने के लिए क्या टिप्स है? अगर आपको ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर के साथ और अपने पार्टनर के साथ, दोनों के साथ डिस्कस करिए क्या चीज़ें दिमाग में है। डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, डर है, लैक ऑफ स्टैमिना है, क्या इश्यूज़ है, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस है अपनी सेक्सुअल हेल्थ या अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में, उसको डिस्कस करिए।
हमारे यहाँ पे एक्चुअली इंडियन सोसाइटी में इसको और ज़्यादा लोग संकीर्ण भाव से सोचते हैं या उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाते, इसलिए ये फीलिंग्स और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि लोग अपने डॉक्टर के साथ भी डिस्कस करने के दौरान शॉर्ट में या थोड़ा सा हिंट करते हैं, सर वैसा नहीं हो पाता, वो नहीं हो पाता, बहुत इशारों में बात करने की कोशिश करते हैं। सुनने में कहीं आपको श्रोताओं को हास्यास्पद लगेगा कि लोग इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन एक्चुअली में जब ओपीडी में आपके सामने पेशेंट आता है तो वो कई बार बोलने में हेजिटेट करता है, खासकर तब जब वहाँ कोई नर्स हो या कोई दूसरा पेशेंट हो या कोई रिलेटिव हो, कोई भी अगर ऐसा हो तो पेशेंट बहुत ज़्यादा हेजिटेंट हो जाता है और बोलने में उनको डर लगता है, खासकर जो लोग का उम्र ज़्यादा है। ज़्यादातर लोग ऐसा मान के चलते हैं कि सेक्सुअल थॉट्स और इस तरह की एक्टिविटी यंग लोग को इसके बारे में फिक्रमंद होना चाहिए, सोचना चाहिए, पर जिस व्यक्ति को अगर 40-45 की एज हो गई तो उसके बाद लोग इसके बारे में बात करने में और ज़्यादा हेजिटेंट हो जाते हैं। तो ये एक और कारण होता है कि जिसकी वजह से मन में और ज़्यादा थॉट्स आने लग जाते हैं और ज़्यादा डिप्रेशन और एंग्जाइटी होने लग जाता है, और ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। जितना डिप्रेशन एंग्जाइटी होगा उतना इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा, और जितना इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा उतना और डिप्रेशन बढ़ जाएगा, तो एक तरह से साइकिल चालू हो जाती है इसकी। इसके अलावा आपको ये कोशिश करना चाहिए कि आपकी हेल्थ केयर प्रोवाइडर या रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के दौरान अगर कोई नर्स या स्टाफ आपको सिखा रही है तो उससे थोड़ा डिस्कस करिए इसको कि क्या क्या आपकी प्रॉब्लम्स है, उसमें आप क्या कर सकते हो। अलग अलग तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी को आप एक्सप्लोर भी कर सकते हो, जो कम अग्रेसिव एक्टिविटीज़ है उनको एक्सप्लोर कर सकते हो, और धीरे धीरे करके अपने स्टैमिना के हिसाब से अपना एक्टिविटी का दायरा आप बढ़ा सकते हो। जैसे हम फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए या जैसे हम ओवरऑल अपनी लाइफ के लिए, जॉब के लिए रिहैबिलिटेशन करते हैं हार्ट अटैक के बाद, यानी धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं, उसी तरह सेक्सुअल एक्टिविटी को भी आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। धीरे धीरे करके एक स्टेप से दूसरे स्टेप जितना बॉडी आपकी अलाउ कर रही है उसके हिसाब से आप अपना बढ़ा सकते हो, और जैसे जैसे आपका ओवरऑल फिजिकल फिटनेस और स्टैमिना बढ़ेगा वैसे वैसे आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो जाएगा और आपका ये डर भी चला जाएगा। तो आपका स्टैमिना भी बढ़ाने का कोशिश करिए, तो इसलिए आपको सांस फूलने का जो प्रॉब्लम वगैरह बीच में अगर होता है तो वो भी कम हो जाएगा, और धीरे धीरे करके अपनी सेक्सुअल लाइफ को भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। पहले दिन से अगर आप कुछ अग्रेसिव करने जाते हैं और उसमें आपको बहुत सांस फूलती है तो आप घबरा जाओगे, इसलिए धीरे धीरे करके सेक्सुअल एक्टिविटी को और उसके टाइम ड्यूरेशन को भी आप बढ़ा सकते हैं, तो फिर आप ज़्यादा अच्छी तरह से उसमें कर पाओगे और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी, बहुत ज़्यादा आपको सांस का प्रॉब्लम या इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम या प्री मैच्योर इजैकुलेशन या इस तरह का प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगा। इसके अलावा हेल्दी लाइफस्टाइल चेंजेस आपको करने हैं, तेल, घी, नमक, शुगर, नॉनवेज कम करना है, बैलेंस डाइट रखना है, हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करना है, स्ट्रेस कम रखना है, स्मोकिंग अल्कोहल कम करना है। तो ये सारी चीज़ें भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी मदद करती है आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल और ओवरऑल सेक्सुअल परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में। जो मानसिक फैक्टर्स हैं उसको डिप्रेशन एंग्जाइटी की दवाएं लेकर, साइकियाट्रिस्ट के साथ काउंसलिंग करके और फैमिली मेम्बर्स और डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करके जो मन में आपके डर है, आपके मन में जो हेजिटेशन है, घबराहट है, उसको आप दूर कर सकते हो और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सारी प्रॉब्लम्स और ये घबराहट के विशेष साइकिल से निकल सकते हो, डिप्रेशन के साइकिल से निकल सकते हो। हालांकि ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है कि एक दो बार अगर आपको प्रॉब्लम आ जाती है तो आप घबरा जाते हो और दोबारा कुछ नहीं करना चाहते, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे स्टैमिना आपका इंप्रूव हो वैसे वैसे अपने आप को नॉर्मल लाइफस्टाइल में आपको डालना पड़ेगा, और उस हिसाब से आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपना सोच विचार की क्षमता को और सारी चीज़ों को समझने की ताकत को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। इस बारे में जानकारी भी प्रॉपर होना ज़रूरी है। कई हार्ट के पेशेंट्स या कार्डियक इशू से परेशान पेशेंट जो है बीमारी के बारे में खुद को एजुकेट नहीं करना चाहते, सब चीज़ डॉक्टर्स के भरोसे छोड़ देते हैं। ऐसे केस में आप अपनी प्रॉब्लम्स को और अपने इश्यूज़ को डिस्कस नहीं कर पाओगे, और कई दिनों के बाद आपका ओवरऑल सारी लाइफस्टाइल जो है, आपका सारा जो स्टैमिना है, सारा आपका जो ओवरऑल मेडिसिन से रिलेटेड या लाइफ से रिलेटेड या हार्ट अटैक से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होंगे वो आप समझ नहीं पाओगे, सब चीज़ डॉक्टर के भरोसे छोड़ दोगे, और वो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन की वजह से बाद में आपको तकलीफ होने का चांस बढ़ जाएगा। इसलिए हर बीमारी के बाद में हर एस्पेक्ट के बारे में जानना और समझना ज़रूरी है, और यही शायद हमारे चैनल का पर्पज़ भी है कि हम इस बारे में या हर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम से के बारे में आपको बताते हैं ताकि आप खुद को एजुकेट कर सकें और चीज़ों को बेटर वे में मैनेज कर सकें। अगर कोई मेडिसिन का प्रॉब्लम आपको हो रहा है, बीटा ब्लॉकर वगैरह के हिसाब से प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको आप चेंज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। टडालाफिल या वाइग्रा को भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सावधानी के साथ कि इसके साथ आप नाइट्रेट्स को ना यूज़ करें। इस प्रॉब्लम को भी डिस्कस करने के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो किया है, वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो वो भी एक सेपरेट इशू है कि टडालाफिल या वाइग्रा भी अगर आप लेते हैं, सिल्डेनाफिल भी लेते हैं, तो उसके साथ आपको नाइट्रेट्स या जो नलियों को डायलेट करने वाली दर्द निवारक हार्ट की जो दवाएं हैं उसको नहीं लेना है, नहीं तो सडनली बीपी बहुत ड्रॉप हो सकता है और तकलीफ हो सकती है। उसको अवॉइड करें। कम से कम 48 घंटे का गैप दोनों के बीच में होना चाहिए।
और जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके बारे में रेगुलर फॉलोअप करिए। अगर आज प्रॉब्लम आ रही है, डॉक्टर ने आपको काउंसलिंग या चेंज किया, नहीं ठीक हुआ, थोड़े दिन के बाद फिर मिलिए, उससे भी ठीक नहीं हो रहा तो उसके लिए दवा लीजिए, फिर भी ठीक नहीं हो रहा तो साइकेट्रिस्ट को मिलिए। तो रेगुलर आप उसको टच करेंगे, डॉक्टर के साथ भी डिस्कस करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा। उसी प्रॉब्लम को अगर आप मन में दबा के बैठे रहेंगे तो फिर वो कभी सॉल्व नहीं होगी और आपके लिए लॉन्ग टर्म डिप्रेशन का कारण बनेगी। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।